अभी हम लोग बात करने वाले हैं गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट 4 का केमिस्ट्री के सॉल्यूशन का और देखेंगे कैसे हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 में हमारा ये कह रहा है a solution is obtained by mixing 300 gram of 30% and 200 gram of 20% solution by weight. The percentage of solute in resultant solution will be। तो हम क्या कर रहे हैं, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं और दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद हम पूछ रहे हैं फाइनल सॉल्यूशन में हमारा कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। तो पहले हम लोग डिकोड करते हैं ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है 300 ग्राम ऑफ 30% एंड 200 ग्राम ऑफ 20%, इसका मतलब क्या है। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है तो इसका मतलब अभी देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट अगर हमको चाहिए, क्योंकि हमको फाइनल सॉल्यूशन में क्या बताना है, सॉल्यूट का बताना है कि हमारा कितना परसेंटेज आ रहा है। तो मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ 200 ग्राम ऑफ 20%। तो 200 का 20% कितना हो जाएगा, तो निकालेंगे 200 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन में 100। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारा कट करके कितना आ जाएगा, लगभग 40 ग्राम्स के आसपास आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग निकाल लेंगे किसके लिए, अपने दूसरे सॉल्यूशन के लिए, मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ 300 ग्राम ऑफ 30%। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 300 का 30%, 300 मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन में 100। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, लगभग 90 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, तो 90 ग्राम्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक, ये हमें क्या मिल गया, हमें दोनों सॉल्यूशन का हमें सॉल्यूट मिल गया कि हमारा जो सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 है उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट था। ठीक है, अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना हो जाएगा, अगर हमारा टोटल मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग देखें तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट वो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट हमारा हो जाएगा 40 और प्लस में 90। 40 प्लस 90 हमारा कितना हो जाएगा, 130 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो 130 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 130 ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग, ठीक है, इसके बाद आगे की हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें आगे फर्दर क्या किया जाएगा। अब हमने टोटल मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, क्या निकाल लिया हमने, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, और हमारा वो कितना आया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट वो आया 130 ग्राम। ठीक है, अब हमारा क्या देखना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो जब हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा कैसे आएगा, तो यहां देखिए, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो यहां बोला था सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 30% एंड 200 ग्राम ऑफ 20% सॉल्यूशन बाय वेट। यानी ये जो 300 ग्राम और 200 ग्राम दिया हुआ है ये हमारा क्या है, ये हमारा जो सॉल्यूशन है उसका मास दिया हुआ है और उसमें 30% हमारा क्या था, सोल्यूट था, और इस 200 का 20% हमारा सोल्यूट था। तो अगर पूछे कि हमारे सॉल्यूशन का मास कितना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस 300 और 200 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बस अब यहां हम लोग ऐड कर देंगे अपने 300 और 200 को। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा कैसे आ जाएगा, 300 ग्राम प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, 200 ग्राम। तो फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, 500 ग्राम्स हमारा आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट हमारा पूछा था, करेक्ट, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट पूछा था। तो किसी का भी परसेंटेज जब हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट हमारा कितना आया था, सोल्यूट का मास 130 था, सॉल्यूशन का मास हमारा कितना आया था, 500 आया था। तो बस दोनों को पुट कर देना है, 130 अपॉन में 500 इंटू में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 26%। तो हमारा जो आंसर होगा, आवर करेक्ट आंसर विल बी 26%, विच इज आंसर नंबर बी। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है, देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 10% इथेनॉल इन वाटर सॉल्यूशन यूजिंग 10 ml ऑफ प्योर इथेनॉल इज। इसका मतलब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हमारा
कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा टू मेक 10% इथेनॉल इन वाटर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि हमारा जो इथेनॉल है वो है कितना, तो हमारा इथेनॉल का परसेंटेज हमको दे दिया कि हमारा जो इथेनॉल है वो हमारा लगभग कितना है, 10%, ठीक है ना। 10% हमारा क्या है, इथेनॉल है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो 10% हमको दिया है, ये क्या दिया है, ये दिया हमको V/V। इसका मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा ये बता रहा होता है कि हमारा सॉल्यूट कितना है, यानी 10 ml जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, यानी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे इस केस में इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है ना, इथेनॉल हो जाएगा, करेक्ट। और बाकी का जो ये परसेंटेज होता है, ये परसेंटेज वाला जो टर्म होता है ये बता रहा होता है कि हमारा सॉल्यूशन कितना रहा होगा। तो टोटल सॉल्यूशन हमारा 100 का रहा होगा, 100 ml का, उस 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml हमारा क्या रहा होगा, प्योर इथेनॉल रहा होगा। तो 10 ml में ही हमारा पूछा है कि वाटर कितना हमारा रिक्वायर्ड होगा, यानी हमारा सॉल्वेंट कितना रहा होगा। हमसे क्या पूछा है, हमारा सॉल्वेंट कितना रहा होगा। तो आइए देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सोल्यूट है, ठीक है ना। और इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन विल बी आवर 100 ml। तो हमारा सॉल्यूशन होता क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो वही तो होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml दिया ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 10 ml हमको दिया ही है। हमसे सॉल्वेंट यानी किसका, H2O, वाटर के बारे में पूछ रहा था, तो यही हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10 इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट विल बी इक्वल टू 90 ml। सो आवर आंसर विल बी 90 ml, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है द मोलैरिटी ऑफ कॉपर आयंस is 3 into 10 raised to power minus 4, express this in ppm। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो हमें बोल रहा है कि कॉपर आयन की मोलैरिटी बताइए, किसमें, पार्ट्स पर मिलियन में बताइए। तो पहले हम समझते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन जो दिया है इसका मतलब क्या है, हम इसको क्या करते हैं, डीकोड करते हैं। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, अगर मोलैरिटी की डिफिनीशन पता हो किसी को, तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि हमारी जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इन 1 लीटर सॉल्यूशन, करेक्ट। तो ये जो कॉपर आयन का हमारा कंसंट्रेशन दिया गया है, ये कितने में दिया है, 1 लीटर में। 1 लीटर का मतलब क्या हो गया, 1000 ml में बोल सकता हूँ। 1000 ml में यानी 10⁻³ ml में मुझे कंसंट्रेशन दी हुई है, करेक्ट, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि जब हमारा 1000 ml में कॉपर आयन का हमारा जो कंसंट्रेशन था वो कितना था, 3 × 10⁻⁻⁴ था, किसका, कॉपर आयन, ठीक है ना। इतने कॉपर आयन हमारे प्रेजेंट थे कितने, 1000 ml में। ये 1000 ml कैसे आया, हमें मोलैरिटी की डिफिनीशन पता होनी चाहिए। मोलैरिटी जो होता है वो डिफाइन होता है 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए। मोलैरिटी क्या होता है, जब मोलैरिटी लिखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम हम लोग लीटर में पुट करते हैं और ml में करते हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब यही तो मैं कह रहा हूं कि 1000 ml में मेरा कितना कॉपर आयन का कंसंट्रेशन दे रखा है, वो 3 × 10⁻⁴ दिया है। अब जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जब हम लोग बात करते हैं पीपीएम की, तो पीपीएम भी क्या है, पार्ट्स पर मिलियन भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म है। पर जैसे ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म होता है 10⁻³ में, ठीक है, वैसे जो ये जो कंसंट्रेशन टर्म होता है वो 10⁻⁶ के लिए हमारा होता है, ठीक है ना, इतने पार्ट्स के लिए होता है। तो 1000 ml के लिए इतना है, 10⁻⁶ ml के लिए कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात है 3 × 10⁻⁻⁴। और ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इसको नीचे लेकर के जाते हैं तो हमें 1 ml का वैल्यू पता चल जाता है, करेक्ट है। तो ये 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1000। 1000 का मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, 1000 को ही तो लिख सकता हूँ 10⁻³ लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अपॉन में 10⁻³। जब मैं यहाँ पे कितने के लिए निकालूंगा, 1 ml के लिए निकालूंगा। पर मुझे 1 ml का चाहिए कि 10⁻⁶ ml का चाहिए, मुझे 10⁻⁶ ml का चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 10⁻⁶ से, ठीक है। तो मुझे अपना
पीपीएम में कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो पीपीएम में हमारी कंसंट्रेशन कितनी पावर में डिनोट होती है, 10⁻⁶ में डिनोट होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें कितने में निकालना है, 10⁻⁶ टू द पावर में हमको कंसंट्रेशन निकालना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.3 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है ना, तो हमें 10⁻³ में हमको क्या दे रखी थी, कंसंट्रेशन दे रखी थी। 10⁻⁶ में हमको कंसंट्रेशन पूछा हुआ था और 10⁻⁶ की ऑर्डर में ही कंसंट्रेशन को दिखाने को हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीएम बोलते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, 0.3। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 54 वाला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, द ग्राफ गिवन बिलो व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट। यानी ये हमारा पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ दिया है, तो बोल रहा है इसका हमारा स्लोप यानी हमारा tan थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, इसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो हमें हेनरी लॉ पता होना चाहिए, क्योंकि हेनरी लॉ ही हमारा रिलेशन देता है बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। ठीक है, और हमको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को हम लोग दिखाते हैं इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा करके। ये जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारा हटता है तो हमारा हेनरी कांस्टेंट KH आ जाता है और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं y=mx से, तो y एक्सिस पे हमने क्या दिखा रखा है, y एक्सिस पे हमने दिखा रखा है किसको, पार्शियल प्रेशर को। तो ठीक है, y एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर है। x एक्सिस पे हमने क्या दिखाया, मोल फ्रैक्शन दिखाया है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। तो स्लोप हमारा किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है हेनरी कांस्टेंट KH को। तो यहाँ पे जो tan थीटा हमारा होगा वो KH को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। करेक्ट। तो यहाँ जो हमारा tan थीटा होगा वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, हमें दिख रहा है कि यहाँ से हमारा जो tan थीटा है वो KH के इक्विवेलेंट आ रहा है, यानी हेनरी कांस्टेंट के इक्विवेलेंट आ रहा है। यानी आंसर जो होगा हमारा थर्ड चला जाएगा। करेक्ट। अब 54 वाला देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, 55 वाले क्वेश्चन में हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछ रहा है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बोल रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम लोग KH की वैल्यू यानी KH बढ़ता है हमारा, ठीक है ना, तो हमारा क्या होता है, KH बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है। और KH बढ़ता है कैसे, जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटती है। इसीलिए जो एक्वेटिक स्पीसीज होती है, यानी जो पानी में हमारी स्पीसीज रहती हैं, उनको क्या होता है, उनको ठंडी का मौसम ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि वो कैसा फील करती है, वो ज्यादा अच्छा फील करती है, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन जो डिजोल्व होती है पानी में, वो ज्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। इस वजह से उनको ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, उनको ज्यादा अच्छा लगता है ठंडे पानी में कंपेयर टू ज्यादा टेम्परेचर वाले पानी में। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है गैस की। नेक्स्ट देखेंगे हमारा, ये बात तो हमारा गलत हो गया, तो ये हमारा करेक्ट होगा नहीं। ठीक है, ये तो हमारा कट गया। अगला हमारा कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इंक्रीज इन प्रेशर। तो बोल रहा है प्रेशर बढ़ाने से हमारा सॉल्युबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो हमें पता है कि हमारा जो हेनरी लॉ है वो क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। और यहाँ पे पता है ये जो x होता है, ये मोल फ्रैक्शन की जो क्वांटिटी होती है, ये इनडायरेक्टली हमको क्या बता रही होती है, सॉल्युबिलिटी ही तो बता रही होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की, गैस हमारा कितना घुलेगी तो उसी को बता रही है। तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो उस टाइम पे हमारी सॉल्युबिलिटी भी क्या कर जाएगी, हमारी इंक्रीज कर जाएगी। तो उस टाइम पे हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना। और अगला स्टेटमेंट भी देख ही लेते हैं। अगले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, अगले स्टेटमेंट में कह रहा है हायर द वैल्यू ऑफ KH एट पर्टिकुलर प्रेशर हायर द सॉल्युबिलिटी। नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा KH ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। उसके बाद बोल रहा है हेनरी लॉ इज वैलिड इफ गैसेस रिएक्ट केमिकली। तो यही यहीं पे हमारा गलत हो गया। हेनरी लॉ हमारा नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए है, यानी हमारा रिएक्शन नहीं होना चाहिए गैसेस के बीच में, तभी हम लोग हेनरी लॉ को डिफाइन कर पाएंगे। यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट लाइन है एनसीईआरटी की। जब हम लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे तो वहां पे हमको पता चलेगा, जहां पे हमको बेंड्स वाली हेडिंग है जहां पे हमको बताएगा, तो वहीं पे हमारा दिया हुआ है एग्जैक्ट डेटा दिया हुआ, तो ये डेटा हमको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा है कंपोजिशन ऑफ गैस इन इन द टैंक्स यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर्स। तो जो हमारे स्कूबा डाइवर्स होते हैं पानी के अंदर जो जाते हैं, वो लोग प्योर ऑक्सीजन लेकर के नहीं जाते हैं। अगर प्योर ऑक्सीजन लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर प्योर ऑक्सीजन लेकर के जाएंगे तो जैसे जैसे वो पानी के अंदर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाएगी, तो हमारे वेन्स में ब्लड वेसल्स में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगी। फिर जब हम लोग ऊपर आते हैं तो ऊपर आते समय क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर कम होगा, और प्रेशर जब कम होगा तो क्या हो जाएगा कि जो गैस हमारे ब्लड में डिसॉल्व है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, बॉडी में क्या हो जाता है, बीच बीच में बबल्स का फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से बॉडी में बेंड्स की कंडीशन आ जाती है जो कि फेटल भी हो सकती है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए जो हमारे स्कूबा डाइवर्स होते थे वो प्योर ऑक्सीजन ना ले जा करके वो हमारा कंपोजिशन लेकर के जाते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट गैसेस उसमें मिक्स कर लेते हैं, जैसे कि हीलियम गैस में उसमें मिक्स करी जाती है। तो हीलियम का कितना परसेंटेज हमारा मिक्स किया जाता है, तो 11, हम लोग लगभग मिक्स करते हैं 11.7 हीलियम मिक्स करते हैं, 56.2 नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर ये चूंकि एनसीईआरटी का डेटा है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जस्ट अ ट्रिक, कि ऑक्सीजन का हमारा अगर O2 का हम लोग मोलर मास निकालते हैं तो कितना होता है, 32 होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। और ऐसे याद रखिएगा कि ये हमारा क्या है, 32 के अप्रोक्सीमेटली ही आता है, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो 32 के अप्रोक्सीमेटली ही आता है। तो वो ऑप्शन देखिएगा। दूसरा चीज, हीलियम के केस में हमें याद रखना है 711, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग एक नंबर है तो इस तरह के कोई ब्रांड आता है 711, तो उसी तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 11.7 होता है, तो 2 का परसेंटेज हमको मिल जाएगा, तो तीसरा 100 में से माइनस करके निकाल लेंगे, नहीं तो हमको पता ही चल जाएगा कि जब 2 पता चल गया तो तीसरा तो यही होगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अब 57 वाला देखेंगे। 57 वाला तो हमारा एज इट इज लाइन ही है एनसीईआरटी की। यहाँ पे बोला है पीए एंड पीबी आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो प्योर प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमारा पीए और पीबी से दिया है। एनसीईआरटी उसी को पीए नॉट और पीबी नॉट से डिनोट करती है, ऊपर नॉट लगा देती है। कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। तो हमारा पीए और पीबी क्या है, प्योर लिक्विड का हमारा प्रेशर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर। और बोल रहा है एक्स ए रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए, देन द टोटल, हमें बताना है कि टोटल प्रेशर हमारा सॉल्यूशन का कितना होगा। तो जो टोटल प्रेशर लिखते हैं और किसके टर्म्स में लिखना है, हमें एक्स ए के टर्म्स में लिखना है। तो लिखिए एक्स ए, और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जैसे एक्स ए लिखा है ना, तो यहाँ पे लिखिए पहले पीए। जो टर्म यहाँ होता है वही टर्म पहले लिखा जाता है, जो टर्म यहाँ होता है वही टर्म हमारा पहले लिखा जाता है, ठीक है। पीए माइनस पीबी, और जिससे माइनस कर रहे हैं उसको बाद में ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, वरना आपको पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि पी टोटल हमारा, ये तो हमारा ट्रिक हो गया कि कैसे किसी का भी लिखना है। अगर मुझे एक्स बी का लिए लिखना है तो क्या कर दूंगा, मतलब एक्स बी के टर्म में लिखना है टोटल प्रेशर, तो लिख सकता हूँ सबसे पहले लिखिए एक्स बी, फिर जो टर्म लिख रहे हैं पहले उसको लिखिए यानी पीबी, फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे किससे, पीए, और जिससे माइनस किया है अब उसको घटाया तो उसी को बाद में ऐड कर दीजिए, तो इस तरीके से टोटल प्रेशर आ जाएगा। ये तो हमारा हो गया जुगाड़, जुगाड़ू तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। पर हमें मेथड भी पता होना चाहिए। तो ये हमारा बेसिकली जो टोटल प्रेशर ऑफ गैस होता है वो ए के पार्शियल प्रेशर, जो हमारी ए गैस का पार्शियल प्रेशर होता है उसका, और जो बी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है उससे उसके बराबर होता है। और इसी को जब लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अब एक को किसी एक के टर्म में लेकर के आना होता है, तो इसी एक्स बी को हम लोग 1 माइनस एक्स ए से रिप्लेस करते हैं, और हमारा ये पी नॉट ए एक्स ए, और ये हमारा हो जाता है प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। बस जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन ये मिल जाता है। पर इतनी मेहनत क्यों करनी है जब हमको पता है कि हमारा कैसे जुगाड़ से आ जाएगा आंसर, ठीक है।
तो हमें बस सिंपल अपना मेथड याद रखना है, जिसके टर्म्स में बोले मोल फ्रैक्शन पहले उसको लिख लेना है, उसका प्रेशर लिख लेना है, फिर दूसरे वाले को माइनस कर देना है, और जो दूसरे वाले टर्म को हम माइनस करते हैं उसी को बाद में बाहर क्या कर देते हैं, ऐड कर दिया जाता है। करेक्ट। तो इतना सा हमें मेथड करना था। तो इसके हिसाब से हमें एक्सए के टर्म में लिखना था। तो एक्सए के टर्म में लिखना था, तो देखिए हमारा कहाँ पे एक्सए जो है, एक्सए में से एक्स बी माइनस, तो देखो यहाँ पे एक्सए है, एक्सए है, फिर यहाँ एक्सए में से एक्स बी माइनस हो रहा है, ये भी सही है, यहाँ पे भी एक्सए में से एक्स बी माइनस हो रहा है। अब मैंने बोला था जिसको माइनस कर रहे हैं उसी को ऐड करना है, तो यहाँ पे ये वाला जो है वही हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें हम लोग टी ए को ऐड कर रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ से ये जुगाड़ याद रखिएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स भी देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है। तो 57 नंबर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। तो 58 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा है वेपर प्रेशर का। आइए देखते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 119 टॉर। हमें प्योर बेंजीन का हमको क्या दे दिया है, वेपर प्रेशर दे दिया है। ठीक है। तो इसको हम मैं बोल दूं पी ए नॉट, क्योंकि नॉट लगाते हैं प्योर के लिए, तो हमें बेंजीन के लिए मिल गया। दैट ऑफ टॉल्वीन, टॉल्वीन का भी प्योर वेपर प्रेशर मिल गया, पी नॉट बी बोल दीजिए इसको, एट सेम टेम्परेचर द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्वीन इन वेपर फेज which is in equilibrium with solution of benzene and toluene having a mole fraction। तो टॉल्वीन का मोल फ्रैक्शन भी हमको दे दिया। तो पहले देख लेते हैं हमें गिवन डेटा क्या क्या है। तो पहले मैं बोल देता हूं, जो मेरा ए है, ए जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, टॉल्वीन को। ठीक है। बी जो रिप्रेजेंट करेगा वो मैं बोल दे रहा हूं बेंजीन को करेगा। अब देखो पी नॉट ए, ये जो है हमारा ए, यानी हमारा टॉल्वीन के लिए, क्योंकि ए हमने किसको दिया है, टॉल्वीन को दिया है, तो इसका हमारा कितना आया है, 37 टॉर। ये हमारा इसका वेपर प्रेशर है। करेक्ट। और मोल फ्रैक्शन अगर बात करी जाए, तो इसका मोल फ्रैक्शन भी दिया है टॉल्वीन का, कितना दिया है हमारा मोल फ्रैक्शन, 0.5 दिया हुआ है। अगर पी नॉट बी की बात करें, यानी हमारा किसका, पी नॉट बी बेंजीन का प्योर का वेपर प्रेशर हमारा कितना दिया है, 119 टॉर। ठीक है। और मोल फ्रैक्शन अगर बेंजीन का चाहिए तो कैसे आ जाएगा, हमें एक का मोल फ्रैक्शन पता होता है, तो दूसरे का कैसे निकालते हैं, वन में से माइनस करके। तो 1 माइनस 0.5 कर दीजिए, ये 0.5 यहां से हमको मिल गया ना, एक का पता होता है तो 1 में से माइनस कर देते हैं, तो 0.5 हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या मिल गया, बेंजीन मिल गया। अब हमारा वेपर फेज में जो फॉर्मूला लगता है, वो वेपर फेज में कौन सा फॉर्मूला लगता है, वो लगता है बाई ए, क्योंकि ए हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल्वीन को। करेक्ट है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होता था, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन में पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है ना। हमारा लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर और टोटल वेपर प्रेशर, ये हमारा यहां से मिल जाता था, वेपर प्रेशर इन हमारा गैस फेज। ठीक है ना। कोई भी लिक्विड कंटेनर होता था तो उसमें लिक्विड सॉल्यूशन होता था, और ऊपर साइड हमारा क्या होता था, ऊपर साइड वेपर्स बनते थे। तो जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन होता था उसको वाई ए से दिखाते थे, अगर नीचे ए कंपोनेंट है, और जो हमारा लिक्विड फेज में होता है उसको एक्स ए से दिखाते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा इसका वेपर वाई ए की वैल्यू हमसे पूछ रखा था, तो वाई ए के लिए हमारा ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है ना। वही। ठीक। अब यहाँ से हम लोग ये वाले क्वेश्चंस को देख लेंगे। अब इसमें बस वैल्यू पुट करनी है, बगल से देखते जाइए, वैल्यू पुट करते जाइए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। एक्स ए का वैल्यू हमारा कितना दिया है, 0.5 दिया हुआ है। पी नॉट ए का बात करेंगे तो 37 दिया हुआ है, फिर एक्स ए हमारा 0.5 दिया हुआ है। एक्स बी की बात करेंगे तो ये हमारा बीच में प्लस आएगा। ठीक है। ये हमारा बीच, इसको प्लस लिखेंगे, फिर हमारा पी नॉट बी की वैल्यू 119 है, और इसका मोल फ्रैक्शन भी 0.5 है। करेक्ट। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो हमारी वैल्यू लगभग लगभग आएगी कितनी, ये 18.5 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे भी 18.5, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 59.5। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.237 के बराबर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट चला जाएगा। ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 59 हमारा ये कह रहा है, द सॉल्यूशन विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। जो ऐसा सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउट लॉ से, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो पहले समझते हैं हमारा क्या कहते हैं, राउल्ट्स लॉ कहता क्या है। तो ऐसा समझिए, जो हमारा मिक्सचर होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा लिक्विड है, ठीक है ना, यहाँ पे लिक्विड रहता है। ये क्या करता है, मान के चलिए यहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट ए जो होगा वो कुछ वेपर प्रेशर बनाएगा, और जो कंपोनेंट बी होगा वो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनाएगा, करेक्ट। अब ये हमारा राहुल साहब का ये कहना था कि जो ए जो वेपर प्रेशर बनाएगा वो बराबर होगा पी नॉट ए एक्स ए के बराबर, यानी उसके पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। और जो बी वेपर प्रेशर बनाएगा वो हमारा होगा, वो प्योर जो बी होगा उसके और उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर। ये हमारा आइडियल कंडीशन में हमारा वैलिड होता है, जो हमारा किसने कहा था, राउल्ट्स लॉ ने कहा था। और ऐसे सॉल्यूशन जो इसको फॉलो करते हैं वो कैसे सॉल्यूशन होते हैं, हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है पॉजिटिव डेविएशन। तो जब हमारा क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है, जब हमारा पॉजिटिव डेविएशन होता है उसका मतलब ये होता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आए वो पी नॉट ए एक्स ए से ज्यादा है, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आए वो पी नॉट बी एक्स बी से ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से हमको ये पता चल रहा है कि हमारा जो पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ करके आ रहा है। तो अगर प्रेशर बढ़ करके आता है, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा आता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमें पता है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हमारा कैसा डेविएशन था, पॉजिटिव डेविएशन था, तो वेपर प्रेशर ज्यादा मिल रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप होगा, क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम मिलेगा, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट चला जाएगा। अब 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर में हमारा बोल रहा है इनकरेक्ट हमको बताना है। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है किसका, एसीटोन का और किसका, क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा क्या शो करता है, निगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, निगेटिव डेविएशन शो करता है। तो ये क्या, ये बात करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है कि करेक्ट है, ये हमारी करेक्ट बात है। अगर ये हमारा एनसीईआरटी देखा जाएगा तो एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन है, ठीक है ना। एनसीईआरटी का अगर पैराग्राफ आप रीड करेंगे तो वहां पे आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, यानी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड वाला देखेंगे तो सेकंड वाले में हमारा क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये भी बात हमारा सही है कि हमारा जो इथेनॉल और एसीटोन का जो सॉल्यूशन होता है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, किससे, राउल्ट लॉ से। ये भी एनसीईआरटी में दिया है। तो एग्जाम्पल्स हमको याद होने चाहिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स करने के लिए। अगर केस नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग, तो केस नंबर 3 में हमारा क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है इन केस ऑफ फिनॉल एंड एलिनीन। ठीक है ना, ठीक है, एनालीन और क्या कहते हैं फिनॉल का जो सॉल्यूशन होगा उसमें बोल रहा है इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी आर स्ट्रॉन्गर देन द इंटरेक्शन ऑफ ए बी। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी में पैराग्राफ पढ़ेंगे, ये वाला एग्जाम्पल एज इट इज दिया गया और वहां पे ये लाइन भी दी गई है कि जो इंटरेक्शन होगा ए का बी बी के साथ वो वीक होगा। यहाँ पे और चीजें एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, बस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वीक लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वीक होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, तो यहाँ पे वीक तो लिखा नहीं है, इसलिए कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है ये। ठीक है, तो उस पर हमको ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है एजियोट्रोप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विच आर सेपरेटेड बाय एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। तो ये बात सही है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर को एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन से ही अलग कर सकते हैं, नॉर्मल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। यहाँ पे वही था कि यहाँ पे हमारा ए और बी का जो इंटरेक्शन था वो वीकर होता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, वीकर होता है और बी का इंटरेक्शन आपस में, इसीलिए वो क्या करते हैं, हमारे उड़ जाते हैं। ठीक है,
तो हमारे उड़ जाते हैं, इस वजह से ज्यादा वेपर बनाते हैं। तो ये चीज हमको ध्यान देना है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 में हमारा बोल रहा है व्हाट डज द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो सबसे पहली बात हमें लाइन देखनी है, कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैं इसको ए लाइन बोल देता हूं तो ये मेरा सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करती है, और ये मेरा किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। और मुझे पता है प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मेरा क्या होता है, ज्यादा होता है कि कम होता है। टीबी माइनस टीबी नॉट हम लोग लिखते हैं, याद करिए, टीबी माइनस टीबी नॉट लिखते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, जब हम लोग उसमें कुछ मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, और प्योर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। इसीलिए जो टीबी नॉट होगा वो पीछे आएगा और टीबी जो होगा वो आगे आएगा। तो सॉल्वेंट का, यानी जो प्योर सॉल्वेंट का हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा टीबी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पॉइंट ए जो होगा वो मेरा क्या दिखाएगा, बॉइलिंग पॉइंट तो दिखाएगा, क्योंकि मुझे पता है 1 एटीएम अगर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाता है तो वो लिक्विड बॉयल करने लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि जो लाइन ए है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और लाइन बी जो है वो मेरा सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और टीबी टीबी नॉट क्या है, मेरा प्योर का बॉइलिंग पॉइंट है, मेरा जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट है ये। और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। कौन ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में मेरा क्या कह रहा है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 में हमारा क्या बोल रहा है अ 6% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विक। तो 6% यूरिया हमारा किसके साथ आइसोटोनिक होगा। तो 6% यूरिया का मतलब क्या हो गया कि हमारा 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है कितने में, हमारा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में हमारा 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं कि यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो 6 यानी इसका जो हमारा मास दिया हुआ है, और मोलर मास यूरिया का कितना हो जाता है 60। तो हमारा कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, क्या इसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। अब अगर मोलैरिटी निकालते हैं हम लोग किसकी, यूरिया की, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो मेरा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब ml में है इसलिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 ml। तो 100 ml ये मेरा कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, ये सॉल्व होकर के मेरा 1 मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो 1 मोलर मेरी कंसंट्रेशन आ रही है। तो ये आइसोटोनिक किसके साथ होगा, तो जिसका हमारी मोलैरिटी जो होगी वो 1 मोलर के बराबर होगी। तो 1 मोलर हमारा किसके बराबर है, 1 मोलर ग्लूकोज। और हमें पता है कि ये हमारा यूरिया जो है वो भी डिसोसिएट नहीं होता है, तो इसकी आई की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और ग्लूकोज भी नहीं होता है तो उसकी आई की वैल्यू भी 1 होगी। तो इसी वजह से जो 6% यूरिया आइसोटोनिक होगा किसके साथ, 1 मोलर ग्लूकोज के साथ, ठीक है, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन किसके बराबर आ रही है, 1 मोलर के बराबर आ रही है, इस वजह से। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, और उसका वॉन्ट हाफ फैक्टर और आई अल्फा के बीच में क्या पूछा है, हमारा रिलेशन पूछा है। तो पहले इस एक्स AXBY को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा XAY प्लस प्लस YB x-। और हमें पता है जो इनके कोएफिशिएंट होते हैं यही हमें क्या देते हैं, कितने हमारे आयंस डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहे हैं। तो n का वैल्यू जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं वही मेरा क्या दे देते हैं, n का वैल्यू दे देते हैं। तो हमें पता है हमारा I और अल्फा के बीच में रिलेशन क्या है, वो है हमारा I इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा। n का वैल्यू हमने निकाल लिया है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे।
तो ये हमारा क्या आ जाएगा आई। अब वन को हम लोग क्या करते हैं, वन को हम लोग लेकर के आते हैं इधर साइड, तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का वन अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में मेरा हो जाएगा एन, ठीक है ना, एन माइनस वन, और ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। एन का वैल्यू अभी हमने निकाला है, तो आई माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में एन की जगह मैं पुट कर दूंगा एक्स प्लस वाई, हमने वैल्यू निकाल रखी है माइनस वन, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो इसके साथ, इस वैल्यू के साथ मेरा मैच कर रहा है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाली वैल्यू देखिए तो एग्जैक्टली एज इट इज है, जैसा हमने अपना आंसर में निकाला हुआ है, आई माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वाई माइनस वन के बराबर, ठीक है। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 64 नंबर में बोला है विच हैज द लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, इनमें से किसका हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ्रीजिंग पॉइंट बोला है, ना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोला है। तो यहाँ पे बहुत गौर करना था, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट बोला था, ना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोला था, क्योंकि हमारा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। आई क्या है हमारा, वांट ऑफ फैक्टर, वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर सिर्फ हमसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अगर बोले, वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी जिसकी आई की वैल्यू सबसे कम होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और जिसके आई की वैल्यू हमारी सबसे ज्यादा होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमारा सबसे कम होगा। तो यहाँ पे इसकी अगर आई की वैल्यू देखेंगे तो ये सुक्रोज है, डिसोसिएट नहीं होगा, वन हो जाएगा। NaCl है, NaCl में आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, तो हमारा इसका भी हमारा आई की वैल्यू वन आ जाएगी। और CaCl2 को हम लोग ब्रेक करते हैं तो Ca टू प्लस हो जाएगा और 2Cl माइनस के बराबर हो जाएगा। तो इसमें n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, n आई, चूंकि हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा 3 के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे i की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, देखिए यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे i की वैल्यू 3 आ रही है। तो जितना ज्यादा i होगा, यानी i ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम, इसलिए लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हमको इसी का देखने को मिलेगा, जो कि है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट बताना था, ना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताना था, इसलिए हमारा आंसर क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा, ठीक है। अब 65 वाला देखते हैं। 65 वाले में हमारा क्या बोल रहा है, 65 वाले में हमारा बोल रहा है मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर। तो हमें पता है मोलैरिटी में कौन सा फैक्टर आता है, मोलैरिटी जब हम लोग लिखते हैं किसी की भी तो क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम का टर्म होता है, और वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हमारा क्या लिखा है, फिर रीजन में हमारा क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारा दोनों ही बातें सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही हैं, इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर में हमारा क्या बोल रहा है, 66 नंबर में हमारा ये बोल रहा है कि when when a solution is separated from the pure solvent by semi permeable membrane, the solvent molecule pass from pure solvent side to solution side, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, दो सॉल्यूशंस को क्या करते हैं हम लोग, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से अलग अलग करके रखते हैं, ठीक है। इसको ए बोल देते हैं, इसको वो बी बोल देते हैं, और बीच में हमारी क्या होती है, SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब मान के चलिए, मैं सपोज कर लेता हूं इसकी कंसंट्रेशन 0.2 है, सिर्फ सपोज कर रहा हूं, और यहाँ पे मेरी 0.5 है कंसंट्रेशन, तो दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, कहां से कहां तक, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे वो मूव करेंगे। तो देखिए हमारा असर्शन तो बिल्कुल सही है कि हमारा जब सॉल्यूशन सेपरेट होता है प्योर सॉल्वेंट साइड से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से, तो हमारा कौन मूव करता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड। प्योर सॉल्वेंट साइड का मतलब ऐसा साइड जहां पे हमारा
बिल्कुल भी सोल्यूट ना हो, तो सोल्यूट नहीं होगा तो सॉल्वेंट होगा, तो वो किधर भागेगा, जिधर साइड हमारा क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन होगी या फिर सोल्यूट पार्टिकल होंगे, तो प्योर सॉल्वेंट मूव करेगा उधर साइड जिधर हमारा सॉल्यूशन होगा, करेक्ट। उसके बाद बोल रहा है the diffusion of solvent occur from the region of high concentration of solution to the region of low concentration of solution। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बोल रहा है मूवमेंट, पर ऐसा नहीं होता है, हमारा मूवमेंट कहां से हो रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ कौन मूव करता है, सॉल्वेंट मूव करता है। इस वजह से रीजन जो होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो असर्शन हमारा ट्रू होगा, रीजन जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। जो 67 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है when methyl alcohol is added to a water, when methyl alcohol is added to a water, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। तो बोल रहा है कि जब मिथाइल अल्कोहल को हम लोग वाटर क्या कहते हैं ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। और ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है आइए देखते हैं। तो हमें पता है मिथाइल अल्कोहल का मतलब CH3OH हो गया हमारा, और किसके साथ हम लोग ऐड कर रहे हैं, वाटर के साथ। वाटर में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन जब हम इन दोनों का सॉल्यूशन मिक्स कर देते हैं यानी CH3OH और H2O, तो वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो टूट जाती है, मतलब उतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, यानी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ फ्री होंगे, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे वो क्या करेंगे, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगी, बढ़ेगी। तो वेपर प्रेशर बढ़ेगी तो हमको पता है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर वेपर प्रेशर बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा, घटना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ेगा नहीं घटेगा, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। अब रीजन देख लेते हैं। रीजन हमारा ये कह रहा है व्हेन अ volatile solute is added to a volatile solvent, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। जब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तो दोनों ही वॉलेटाइल है, दोनों ही वॉलेटाइल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ही वॉलेटाइल है तो वेपर प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही हमारे गलत हो जाएंगे। तो हम लोग ऑप्शन यहाँ पे भी, ये भी हमारा गलत है, फॉल्स, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन मार सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों ही बातें गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में हमारा क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ पॉलीमर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। तो ये बिल्कुल ही सही बात है कि हम कभी भी पॉलीमर का जो मास होता है वो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के मेथड से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एक हायर टेम्परेचर हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो लोअर टेम्परेचर हो जाता है। अगर हम लोग पर्टिकुलरली वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर के केस में क्या हो जाता था, हमारा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता था और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता था। चूंकि हमको ये दिख रहा है ये एक हायर टेम्परेचर और एक लोअर टेम्परेचर पे, तो चांसेस है कि हमारा जो पॉलीमर का स्ट्रक्चर है वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या फिर उसमें कुछ डिसऑर्डर आ जाए, ठीक है ना, मतलब उसमें जो डिस्टॉर्शन हो जाए। इस वजह से हम लोग उसको नहीं मेजर कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का मेथड यूज करते हैं किसी भी पॉलीमर को मेजर करने के लिए, या फिर कोई भी हमारा एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है, उसके स्ट्रक्चर को मेजर करने के लिए हम लोग सबसे बेस्ट मेथड यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रीजन दिया गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेथड आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल। तो सीधी हाँ ये बात सही है कि जो हमारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होता है उनमें चल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बड़े जो मॉलिक्यूल होंगे जब उनको हाई टेम्परेचर पे लेके जाएंगे, सपोज करिए कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल है हाई टेम्परेचर पे लेके जाएंगे, तो चांसेस है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो हमारा अलग अलग हो जाए, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग ये सारे मेथड जो है वो अवॉइड करते हैं किसी भी पॉलीमर को मेजर करने के लिए। और बोल रहा है पहले वाले में कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, तो ये बात भी सही है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। और हमारा ये बोल रहा है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल के लिए ही मेजर करते हैं,
तो ये बात भी सही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा कि ये दोनों ही बातें सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में हमारा ये कह रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट ऑन देयर नेचर। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमारा किस पे डिपेंड करती है, वो हमारा डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, ना कि उनके नेचर पर। तो ये बात तो सही है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हमारे हैं, ठीक है। और वही बोल रहे हैं कि जो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन होता है वो चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करने से, क्योंकि मास जो होता है वो अनअफेक्टेड होता है टेम्परेचर के साथ। तो हमको पता है मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या आता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और हमें पता है वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हमारी मोलैरिटी भी किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, इसलिए ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे जो हैं वो ट्रू हो जाएंगे, करेक्ट। अब देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन पे हमारा बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड सो दैट द सॉल्वेंट कैन नॉट मूव थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये बात भी सही है कि जो हमारा कोई भी, हम लोग जब भी कोई सॉल्यूशन लेते हैं, जब भी कोई सॉल्यूशन लेते हैं उस केस में क्या होता है, हम उसको एसपीएम से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं। बीच में हमारी क्या होती है, एसपीएम होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक साइड हमारा सॉल्यूशन रहता है, सॉल्यूशन का साइड रहता है, एक साइड हमारा प्योर सॉल्वेंट अगर लेकर के चल रहे तो इधर प्योर सॉल्वेंट हम लोग रख देंगे। तो होगा क्या कि जो सॉल्वेंट साइड के सॉल्वेंट साइड हमारा जो इधर मॉलिक्यूल्स है सॉल्वेंट के वो क्या हो जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे सॉल्यूशन के साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रहती है, इस वजह से सॉल्यूट के पार्टिकल हमारे सॉल्यूशन के साइड रहते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्योर साइड से सॉल्यूशन साइड के साइड आने लगते हैं। और वहीं हमारा क्या कहता है, कभी भी जो हमारा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन के साइड से प्योर साइड नहीं जा पाएगा, मतलब ये जो डायरेक्शन हो जाएगी ये गलत हो जाएगी। तो मूवमेंट किधर से किधर होगा, प्योर से सॉल्यूशन के साइड होगा, ना कि सॉल्यूशन से प्योर साइड होगा। तो हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड। तो सही बात है, क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट किधर साइड मूव कर रहे हैं, सॉल्यूशन के साइड मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग अपना जो प्रेशर लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, यहाँ इधर साइड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं उससे क्या होता है, हमारा जो ऑस्मोसिस का प्रेशर हो रहा होता है वो रुक जाता है, और उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है वो हमारा मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ही सही हो जाएगी, ठीक है। अगला है फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आर इक्वल। हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं किसके रिस्पेक्ट में, आइसोटोनिक बोलते हैं कि दोनों साइड की जो कंसंट्रेशन यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों साइड का बराबर हो गया है तो जो फ्लो का रेट है वो इक्वल हो जाएगा और दोनों साइड लगभग लगभग हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। अगर इधर से इधर भी वाटर जा रहा है, इधर से इधर भी वाटर आने लगेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, और उस टाइम पे हमारा उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्या, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जितना प्रेशर हम लोग इधर साइड लगाएंगे उतना प्रेशर इधर साइड भी देखेंगे, जब मेजर करेंगे तो दोनों साइड का जो प्रेशर होगा वो इक्वल आता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 71 नंबर वाले क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.1 हो जाएगा, ये 0.1 एम लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, हमारा बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 एम एंड 0.1 एम NaCl, ठीक है ना। तो 0.1 एम यूरिया है, 0.1 एम NaCl है, उनका रेशियो 1:2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट हमारा होता था डेल्टा TF बराबर I इंटू के एफ इंटू एम। अब ये जैसे हम लोग लिख रहे हैं किसके लिए, यूरिया के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ U लिख देता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है तो इसको डिवाइड कर देता हूँ NaCl के साथ, तो डेल्टा TF ऑफ NaCl इक्वल टू I KF M, ठीक है।
अब हमको ये याद रखना है, जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है तो हम लोग मोलैरिटी को मोलैलिटी की जगह कंसीडर कर सकते हैं, मोलैरिटी को मोलैलिटी की जगह कंसीडर कर सकते हैं। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमको कितना दिया हुआ है, 1/2, तो हमारा ये दिया हुआ है ये वैल्यू, ठीक है ना। और हमको पता है आई की वैल्यू किसके लिए, यूरिया के लिए आई की वैल्यू 1 होती है, और NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो ये 1/2 हो जाएगा। के एफ चूंकि दोनों कांस्टेंट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो ये हमारा 0.1 हो जाएगा किसके लिए, यूरिया के लिए, और 0.1 हमारा किसके लिए हो जाएगा, NaCl के लिए। तो 0.1 से 0.1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको देखने को मिल रहा है कि 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि ये बात बिल्कुल ही सही है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जब हम लोग रेशियो ले रहे हैं NaCl के लिए और यूरिया के लिए, तो हमें 1:2 का रेशियो देखने को मिलता है। तो ये बात बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट हो जाती है। दूसरा क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं KF, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जब हमारा बढ़ता है तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिक्रीज होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था KF इक्वल टू आर टी बी नॉट M अपॉन में डेल्टा H फ्यूजन इनटू 1000। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि अगर हम लोग KF और डेल्टा HF का रिलेशन देखते हैं तो यहाँ हमको दिख रहा है कि अगर हम लोग डेल्टा HF बढ़ाते हैं तो KF की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये बात भी बिल्कुल क्या हो गई, करेक्ट हो गई, कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं किसको, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को। तो जब हमारा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बढ़ता है तो हमारा KF डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अगला बोल रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपीयर्स टू बी कंटिन्यूअस शीट ऑफ फिल्म। तो ये बात भी सही है कि जो हमारी SPM होती है वो कंटिन्यूअस शीट ऑफ फिल्म होती है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। अब डी ऑप्शन देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड मेथड यूजेस मोलैरिटी इंस्टेड टू मोलैलिटी। तो हमें पता है हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आई पाई इक्वल टू CRT, और C क्या होता है, मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन होता है। तो वहां मोलैलिटी नहीं मोलैरिटी इस्तेमाल करते हैं। तो सीधी सी बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमारा किसका इस्तेमाल करता है, मोलैरिटी का इस्तेमाल कर रहा है। फिर बोल रहा है विल्टेड फ्लावर रिवाइव व्हेन प्लेस इन द फ्रेश वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो अगर कोई मुरझाया हुआ फूल रहता है उसको हम लोग फ्रेश वाटर में डाल देते हैं। तो किसी मुरझाए हुए फूल को अगर हम लोग किस में डाल देंगे, फ्रेश वाटर में डाल देंगे, तो क्या होगा, जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल है इसमें वो क्या करेंगे, वो चूंकि हमारे फ्लावर में क्या होगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे, बहुत सारे पिगमेंट्स मिलते हैं हमारे वाटर क्या कहते हैं फ्लावर के अंदर। तो क्या होगा, उस पिगमेंट की कंसंट्रेशन की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर जाएंगे और यहीं पे एक्यूमुलेट होने जाएंगे। तो जो हमारा मुरझाया फूल रहेगा वो खिल जाएगा। तो ई वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो हमारे सभी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सभी के सभी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 72। 72 में हमको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है सुक्रोज सॉल्यूशन जो होता है हमारा, सुक्रोज सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे सुक्रोज का जो सॉल्यूशन होगा उसमें हमें एक पोर्शन लिक्विड जरूर देखने को मिलेगा। कोई भी सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, हो सकता है एक फेज उसका क्या हो, लिक्विड हो, ठीक है ना, सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। और सुक्रोज का है, और सुक्रोज में हमको पता है ये शरबत ही तो है। सुक्रोज का सॉल्यूशन एक तरीके से देखा जाए तो उसमें एक ना एक फेज तो लिक्विड रहेगा ना। इसलिए हमारा क्या हो सकता है कि कोई एक फेज आइदर सोल्यूट और सॉल्वेंट इज गोइंग टू बी लिक्विड, ठीक है। तो एक फेज हमारा क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। तो यहां से हमको पहले ही आंसर मिल गया, ठीक है ना। दूसरा सोडा वाटर, सोडा वाटर हमारा क्या होता है, सोडा वाटर जो होता है वो हमारा कार्बोनेटेड ड्रिंक रहता है। और कार्बोनेटेड ड्रिंक में क्या होता है, हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक को वाटर में मिला करके पीते हैं। अगर हम सभी ने कोल्ड ड्रिंक पी हुई होगी तो हमको पता है कि जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व होती है। उसी तरीके से जो सोडा वाटर होता है उसमें क्या होता है, गैसेस डिजोल्व होती है। तो इस वजह से वो कैसा सॉल्यूशन हो जाता है, वो गैस का सॉल्यूशन हो जाता है लिक्विड में। उसके बाद बात करते हैं किसकी, ब्रास की। तो ब्रास क्या है, एक हमको सॉलिड का सॉल्यूशन देखने को मिलता है। ब्रास जो है वो एक सॉलिड का सॉल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। एनसीईआरटी में पेज नंबर जो सेकंड पेज है जहां पे हमारा सॉल्यूशन का चैप्टर स्टार्ट है, वहां पे ये पूरा एक टेबल बनाया हुआ है। उस टेबल में ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है।
फिर हमारा डी बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, तो वहां पे क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड होता है। हम लोग पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पैलेडियम के सरफेस पे आके एड्जॉर्ब हो जाती है। जो पैलेडियम का सरफेस होता है वहां पे आकर के हमारी हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब हो जाती है। तो वो कैसा सॉल्यूशन हो जाता है, वो गैस हो जाता है सॉलिड के ऊपर, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा वो करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। फिर 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट देयर आर। तो हमारा जो क्या कहते हैं सॉल्यूशन है वो 1 मोलर का है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट इन केजी। ये हमारा मोलैलिटी का सॉल्यूशन है। तो मोलैलिटी हमारी कितनी दी हुई है, 1 मोलर हमको दे रखा है, ठीक है ना। हमको मोलैलिटी जो है वो कितना दे रखा है, 1 मोलर सॉल्यूशन, तो मोलैलिटी की वैल्यू हमारी 1 हो गई। नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करें तो 0.5 मोल्स दिया हुआ है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। हमें वेट जो मिलेगा केजी में मिलेगा, तो हमारा केजी में वेट कितना आ जाएगा, 0.5 केजी आ जाएगा। करेक्ट, हमें केजी में चाहिए कि ग्राम में चाहिए, ग्राम में चाहिए। तो ग्राम में हमारा कैसे आ जाएगा, इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 500 ग्राम्स आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो ए वाला करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन में हमारा ये कह रहा है इन वाटर सेचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज 0.02 if the total pressure of saturated air is 1.2 atm the partial pressure of dry air। तो हमें बोल रहा है कि हमारी जो एयर है, ठीक है ना, फाइनल एयर जो है उसमें क्या देखने को मिल रहा है हमको, वाटर का कुछ कंपोनेंट देखने को मिल रहा है, और क्या देखने को मिल रहा है, हमारी ड्राई एयर तो थी ही। तो जब ड्राई एयर में क्या होता है, जब ड्राई एयर में हमारे वाटर के वेपर मिक्स हो जाते हैं, तो हमारा क्या देखने को मिलता है, सैचुरेटेड एयर देखने को मिलती है। और जो सैचुरेटेड एयर होगी उसमें दोनों के प्रेशर देखने को मिलेगा, यानी वाटर का भी प्रेशर देखने को मिलेगा और ड्राई एयर का भी प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें हमारा क्या क्या चीज पूछा हुआ है। हमारा पूछा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर बता दीजिए, तो हमें क्या बताना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कैसे निकलता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर, यहां से हमको निकलता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर हमको दिया है। किसका मोल फ्रैक्शन दिया है, वाटर वेपर का दिया हुआ है। हमको किसका मोल फ्रैक्शन चाहिए था, ड्राई एयर का चाहिए रहता है। तो हमको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो टोटल वैल्यू उसकी कितनी होती है, 1 होती है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एयर ये दोनों मिलकर के किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना दिया है, 0.02, और हमें क्या चाहिए, ड्राई एयर का मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो ड्राई एयर का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, हम लोग 1 में से माइनस कर देंगे 0.02, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0.98 के बराबर आ जाएगा ना। तो ये 0.98 के बराबर आ गया। अब टोटल प्रेशर हमको दे रखा है, देखिए टोटल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर इज 1.2, तो पी टोटल भी आपको दे दिया है। तो जो ड्राई एयर का प्रेशर होगा, यहाँ से मोल फ्रैक्शन रखेंगे हम लोग यहाँ पे 0.98, टोटल प्रेशर की वैल्यू हम लोग यहाँ से रखेंगे 1.2 एटीएम, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग आ जाएगा 1.76 एटीएम, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो बी वाला आंसर चला जाएगा, करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ पे बोला है कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। तो वांट ऑफ फैक्टर हमको पता है, वांट ऑफ फैक्टर से हम लोग पता करते हैं क्या, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। यही जो रेशियो होता है यही हमारा वांट ऑफ फैक्टर आई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। केएफ को अभी पुराने ही हमने जो एक क्वेश्चन किया उसमें केएफ को क्या बोल रखा था, केएफ को बोल रखा था क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, करेक्ट। केएफ हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। सॉल्यूशन विथ सेम सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसको हम लोग क्या मानते थे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मानते थे। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। और एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होते थे वो हमारे सॉल्यूशन होते थे विथ सेम कंपोजिशन ऑफ वेपर एवावेट। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनका वेपर प्रेशर बराबर बनता है, इसीलिए जब उनको बॉयल करते हैं तो दोनों हमारा साथ ही में बॉयल हो जाते हैं, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ बी,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही जाएगा, हमारा 75 का ए का 3 जा रहा है, ठीक है, बी का हमारा 1 जा रहा है, ठीक है, सी का हमारा 2 जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 में हमारा क्या कह रहा है, boiling point of 2% aqueous solution, boiling point of 2% aqueous solution of non-volatile solute A is equal to boiling point of 8% aqueous solution of non-volatile B. Relation between molecular weights of A and B. हमारा A और B के molecular weight के बारे में पूछा है। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम। डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम। और हमें पता है के बी, अब ये एम क्या है, ये हमारा मोलैलिटी है। और मोलैलिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, W2/M2 इंटू 1000 अपॉन में W1, ठीक है ना, 1000 अपॉन में W1। अब W1 क्या होता है, W1 हमारा होता है जो वेट होता है वो, ठीक है ना, सॉल्यूशन का जो वेट होता है वो, ठीक है ना। सॉल्यूशन का वेट तब बोलेंगे जब हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, नहीं तो सॉल्वेंट का वेट बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट रखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो सॉल्वेंट का वेट या फिर सॉल्यूशन का वेट कोई भी रख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ सॉल्वेंट की बात करेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें अगर बात कर लेते किसकी, ए की और बी की। मैं इसको बोल देता हूँ कि जो सॉल्यूट ए है और सॉल्यूट बी है, तो सॉल्यूट ए का 2% हमको बोला हुआ है और सॉल्यूट बी का हमको 8% बोला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें 2 ग्राम्स तो हमारा क्या होगा, 2 ग्राम्स हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। और इसमें 8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट होगा, करेक्ट। और जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो हमारा कितने का होगा, वो हमारा 100 ग्राम का होगा, करेक्ट। ये भी हमारा 100 ग्राम का ही होगा। अगर ये दोनों ही हमारे 100 ग्राम 100 ग्राम के हो जाएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे कि हमारा रिलेशन बताना है किसके बीच में, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एंड बी के बीच में बताना है। तो मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या हो गया, उसके मोलर मास के बराबर। तो डेल्टा टीबी और एम डब्ल्यू के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो डेल्टा टीबी और एम टू के बीच में हमारा कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। देखिए यहाँ से पता चल रहा है ना हमारा कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना। और बोल रहा है क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल, यानी हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, इक्वल है। तो हम भी क्या कर देंगे, अपना इक्वल कर देंगे। यानी यहाँ बोल रहे हैं जो डेल्टा टीबी ऑफ ए है वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, डेल्टा टीबी ऑफ बी के, करेक्ट। और हमें पता है सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज चूंकि हमारी ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए क्या हो जाएंगी, हमारी कैंसिल हो जाएंगी सभी फिजिकल क्वांटिटीज। बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ हमारा इसका वेट, वेट और M2। बाकी अगर B के लिए लिखेंगे तो B में भी KB आएगा, B का लिखेंगे तो उसमें भी 1000 आएगा, B के लिए लिखेंगे तो उसमें भी हमारा 100 आएगा, क्योंकि हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन मान करके चल रहे हैं, करेक्ट। अब जब वहां पे हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा W2, इसको हम लोग WA बोल देते हैं, WA/MA, मोलर मास हमारा A का। इसको बोल देंगे WB/MB, मोलर मास ऑफ B, ठीक है। तो A का हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा WA है, ठीक है, क्या हमारा WA हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा WB हो जाएगा, ठीक है। तो WA और WB हमको मिल गया है। तो बस WA की वैल्यू 2 है, MA, WB का हमारा कितना है, 8 है, ये MB है। तो अब इसको रीअरेंज कर देंगे, 2 4 जा 8 हो जाता है। तो हमारा जो रिलेशन आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा MB इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ MA के। MB इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ MA। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, MB इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ MA, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में हमारा क्या बोल रहा है,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हमें इसमें क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का जो हमारा फॉर्मूला था वो होता है सिग्मा ए माइनस जेड आई एक्स आई इंटू एन इंटू एन ए। ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है ये देख लेते हैं। ए जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को, जेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, एटॉमिक नंबर को, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है जो भी हमारा सफिक्स होता है उसको, एन जो रिप्रेजेंट करता है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, और एन तो हमारा एवोगैड्रो नंबर है ही। ठीक है। तो बस सारी वैल्यूज पुट कर देनी। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का ए जो होता है यानी हमारा क्या एटॉमिक मास, यहाँ पे कितना दिया गया है, 17 दिया गया है। इस क्वेश्चन के लिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 17 दिया गया है, यहाँ से देखिए ना। और उसके बाद हमारा Z की वैल्यू बात करें तो एटॉमिक नंबर हमारा 8 दिया गया है। तो अब हम लोग सीधा अपने फॉर्मूला पे रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा A कितना हो गया, A का वैल्यू हमारा 17 है, माइनस कर दीजिए 8 से। ठीक है ना, चूंकि एक ही एटम है इसलिए सफिक्स में हमारा 1 ही लेकर के चलिए। नंबर ऑफ मोल्स हमारे कैसे आ जाएंगे, तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है 12 इंटू 10⁻25। इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, एवोगैड्रो नंबर से। तो हम आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपके नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको हम लोग 23 से डिवाइड कर देंगे और Na से हमारा मल्टीप्लीकेशन रहेगा ही। तो ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो हमारा 9 के बराबर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 6 2 जा 12, 2 मल्टीप्लाई बाय ये 10⁻23 ऊपर जाएगा तो 10⁻25 में 23 माइनस करेंगे तो 10⁻2 बचेगा, इंटू Na हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1800 Na। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट चला जाएगा। ठीक है। बस यहाँ पे फॉर्मूला ये याद रखने वाली बात है कि जब कभी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे तो इस फॉर्मूले से हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं अपना। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 हमारा क्या कह रहा है, इफ द मास ऑफ वन एटम, हमारा बोल रहा है मास ऑफ वन एटम इज दिस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन प्रेजेंट इन टू एटम्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है। तो दो एटम ऑफ एलिमेंट में हमारा क्या पूछा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। तो कैसे निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन हो जाएगा हमारा मास ऑफ वन एटम अपॉन में मास ऑफ न्यूक्लियॉन। ठीक है। तो वन एटम का मास तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है जो कि किसके बराबर होता है, 3.3 इंटू 10⁻⁻23 मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। तो जो वन न्यूक्लियॉन का मास होता है वो लगभग लगभग किसके बराबर लेकर के चलेंगे, हम लोग लेके चल रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, अप्रोक्सीमेटली उसके बराबर, जो कि किसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है ना। तो ये मास ऑफ न्यूक्लियॉन हो जाएगा। करेक्ट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग लगभग हमारे किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा लगभग 19.8 के बराबर। तो इसको एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 20 ले लेते हैं। ठीक है ना। तो यहां से हमको ये पता चल रहा है कि जो एक एटम है उसमें कितना है, उसमें 20 हमारे क्या है, न्यूक्लियॉन हमको देखने को मिल रहे हैं। 20 न्यूक्लियॉन हमको देखने को मिल रहे हैं कितने, एक एटम में। ठीक है। तो हमारा पूछ रहा है कि जो दो एटम होंगे, दो एटम में हमारे कितने न्यूक्लियॉन होंगे। तो एक में अगर 20 है तो दो में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 न्यूक्लियॉन हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आंसर जो होगा वो हमारा ए ऑप्शन चला जाएगा। अब 79 वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 79 वाले क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ZI इंटू एन इंटू Na। ठीक है ना। Z क्या है, Z हमारा एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है। XI क्या हो जाएगा, जो सफिक्स में नंबर लिखा रहता है वो हो जाएगा। N क्या हो जाएगा, N हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे।
और Na तो हमको पता है एवोगैड्रो नंबर होता ही है। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, PO4 की बात कर रहे हैं। तो P और O की अगर बात करिए तो यहाँ P क्या है, फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फॉस्फोरस का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, फॉस्फोरस का 15 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, करेक्ट। और यहाँ 3 माइनस है, अगर देखिए तो यहाँ पे 3 माइनस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा Z का वैल्यू फॉस्फोरस के लिए कितना हो जाएगा, फॉस्फोरस के लिए हम लोग 15 ले लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन का हमारा 8 होता है। अब यहाँ ये जो होता है ये सफिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी नीचे में जो नंबर लिखा रहता है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो फॉस्फोरस एक ही था इसलिए कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ा। ऑक्सीजन के बेस में हमारा 4 लिखा है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये तो नॉर्मल स्टेट यानी न्यूट्रल स्टेट के लिए था। अब हमारा 3 इलेक्ट्रॉन हमने एक्स्ट्रा दिए रखे हैं, इसलिए जो एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग दिए हैं उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा देते हैं वो इसमें जुड़ जाता है अगर हमारा माइनस में चार्ज है, और यही प्लस का 3 होता है तो क्या हो जाता है, उतना हमारा माइनस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि माइनस का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़ गए होंगे। किसी भी स्पीसीज के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब क्या हुआ, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। और अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं हमारे पास, तो 3 को भी ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 95 जो है वो हमारा गिवन मास है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है कैसे निकलते हैं, वेट अपॉन में मोलर मास से, ठीक है। तो यहाँ पे वेट हमारा 9.5 दिया है। अब फॉस्फेट जो होता है, अगर किसी को H3PO4 का मोलर मास याद हो तो वो कितना होता है, वो लगभग लगभग 98 होता है। तो यही 3 हाइड्रोजन हटा दिया है, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, ठीक है। तो जो मोलर मास होगा H3PO4 का वो 98 होता है, तो PO4 3 माइनस का हमारा कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई Na कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा आएगा 0.1, ये हमारा कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 4 जा 32 प्लस 3 इंटू 0.1 इंटू Na, करेक्ट। अब ये हमारा जब ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 35 प्लस 5, ठीक है, 35 प्लस 5 40, और ये हमारा कितना हो गया 50, ठीक है ना। तो हमारा 50 मल्टीप्लाई बाई 0.1 इंटू Na हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5Na हमारा जो होगा वो आंसर आ जाएगा। तो 5Na विल बी आवर आंसर, करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर। 80 नंबर में हमारा क्या दे रखा है, टू एलिमेंट X एंड Y हैव एटॉमिक मास दिस कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड हैविंग इतना परसेंट X, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो हमारा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पूछा है। अब यहाँ पे X और Y के बारे में कुछ डिटेल्स दे रखा था। तो X के बारे में हमें ये बोल रहा है कि जो वेट है X का वो हमारा 75 है, और वेट जो Y का है वो 16 है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज बोल रखा था कि जो परसेंटेज ऑफ एक्स हमको मिल रहा है वो 75.8 मिल रहा है, और हमको पता है वाई का अगर परसेंटेज चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 75.8 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ वाई मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा 24.2%, ठीक है। अब क्या निकाल लीजिए, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, ठीक है ना। तो जब x के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो x का परसेंटेज दिया हुआ है 75.8, उसमें एटॉमिक वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, करेक्ट। और जो हमारा y के लिए निकालेंगे तो जो y का परसेंटेज होता है उसको डिवाइड कर देंगे y के एटॉमिक मास से। तो जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये लगभग लगभग 1 के बराबर आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग किसके बराबर आएगा, 3/2 के बराबर आएगा, 3/2 के बराबर आ जाएगा, करेक्ट। अब ये क्या करिए, इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई में लेकर के जाइए। तो जब इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा ये हमारा किसके लिए था, x के लिए था, ये हमारा किसके लिए था, y के लिए था। तो जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा x2y3, क्या आ जाएगा हमारा x2y3, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 में हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 में हमारा ये कह रहा है which statement is false for the balance chemical equation। तो हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई है जो कि है CS2 प्लस 3O2 gives 2SO2 प्लस CO2। तो ये हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है, इसके बारे में हमारा पूछा हुआ कि क्या बातें सही है। यहाँ बोल रहा है 1 मोल ऑफ CS2 will produce 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
तो यहाँ CH2 का अगर 1 मोल मान लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमको स्टोइशियोमेट्री से ही दिख रहा है कि दोनों के हमारे कितने मोल खर्च हो रहे हैं। जब CH2 का 1 मोल हमारा रिएक्ट करता है तो हमारा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से दिख रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। दूसरा अगर स्टेटमेंट की हम लोग बात करते हैं तो दूसरे स्टेटमेंट में हमको बोल रहा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 7.33 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि हमारा जो वो है, जो हमारा वो है ऑक्सीजन, वो कितना है, 16 ग्राम है, 16 ग्राम है। और बोल रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी प्रोड्यूस हो रही है वो इतनी प्रोड्यूस हो रही है। तो आइए देख ले कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कितना हो रहा है। तो ये तो हमारी गिवन वैल्यूज होती है। ऊपर साइड हम लोग क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू लिखते हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी कैसे आती है, जो कोफिशिएंट होता है मल्टीप्लाई जो वैल्यू दी होती है। जैसे यहाँ पे मास दिया हुआ है तो ऊपर हम लोग ऑक्सीजन के मास से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन के मास से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास 32 हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 होता है। तो जब जो हमको क्वांटिटी चाहिए होती है किसमें चाहिए, ग्राम में चाहिए। ठीक है ना, तो हमें क्या चाहिए, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आ जाता है कैसे, ये हमारा आता है गिवन क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले किससे, 44 से। जो वैल्यू हमको निकालनी है उसकी वैल्यू से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या कर देंगे हम लोग, फिर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड करते हैं। तो इस सीक्वेंस में हमारा ये वैल्यू जो होगी ये फाइंड आउट हो जाएगी। तो जो वैल्यू फाइंड आउट करनी रहे हम लोग अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू को उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं उसकी वैल्यू के साथ। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या हुआ हमारा। यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाई 44 अपॉन में 3 इंटू 32 हो जाएगा, करेक्ट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लगभग लगभग किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा लगभग लगभग आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, करेक्ट। ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, उसके बाद ये 22/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लगभग लगभग आंसर जो आएगा ये आएगा 7.33। तो हाँ, ये बात भी हमारा सही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा कितना बन रहा है, 7.33 बन रहा है। अब उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, उसके बाद हमारा ये बोल रहा है कि हमारा the reaction of 1 mole of oxygen will produce 2/3 mole of सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारा बोल रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो बन रहा है वो 2/3 बन रहा है 1 मोल ऑक्सीजन से। तो आइए चेक कर लेते हैं कि हमारा कितना सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो हमारी रिएक्शन क्या थी, CH2 प्लस 3O2 गिव्स 2SO2 प्लस CO2। यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा दिख रहा है यहाँ स्टोइशियोमेट्री से हमारा किसके किसके बीच में रिलेशन देखना है, O2 और SO2 में। तो यहाँ दिख रहा है 3 मोल ऑफ O2, 3 मोल ऑफ O2 से 2 मोल ऑफ SO2 का फॉर्मेशन होता है। तो 1 मोल O2 से कितना होगा, तो 1 मोल O2 से हमारा हो जाएगा 2/3 मोल ऑफ SO2। तो यहाँ पे हमारा 2/3 मोल ऑफ SO2 बन रहा है, यानी ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, डी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैसे भी देखिए यहाँ बोल रहा है 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH2। तो नहीं, अगर मॉलिक्यूल्स में ही खेल रहे हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने लग रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लग रहे हैं, जब हमको क्या चाहिए होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH2। यहाँ पे कितना बोल रहा है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH2, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नॉट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 82 है। तो क्वेश्चन नंबर 82 में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारा किसके बारे में है, ये भी हमारा स्टोइशियोमेट्री का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दी गई है, एक रिएक्शन दी गई है और इसमें हमारा पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ P4 आर प्रोड्यूस। तो P4 के मोल्स हमको बताने हैं और बाकी के मोल्स के बारे में हमको चर्चा दी गई है। तो अगर बात कर ले हम लोग किसकी, CA5
PO4 थ्राइस F, और दूसरा क्या है हमारा SiO2, और तीसरा क्या है हमारा 30 कार्बन। ये हमारे रिएक्टेंट के साइड में है और इनके नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स आप देखें तो यहाँ पे CaF2 के नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने दिए हुए हैं 0.36, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने दिए हुए हैं 0.36। वहीं बात करें कि हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SiO2 कितना दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SiO2 0.9 दिया हुआ है। ठीक है, तो SiO2 के नंबर ऑफ मोल्स 0.90 हो जाएंगे। और कार्बन के अगर हम लोग बात करें कि कार्बन के हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो वो हमारा 0.92, ये 0.36 है, 0.10 है। एक मिनट। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है हमारी इस ऑर्डर में है। ठीक है, कि हमारा CF2 के नंबर ऑफ मोल्स 0.10 दिए हुए हैं, SiO2 के नंबर ऑफ मोल्स 0.36 दिए हुए हैं, और जो हमारा कार्बन है उसके नंबर ऑफ मोल्स 0.90 दिए हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमको पता चल गए हैं। अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, पर स्टोइशियोमेट्री निकाल लेंगे, ताकि हमको क्या पता चल जाए, LR पता चल जाए। तो पर स्टोइशियोमेट्री हमारी कैसे आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट N अपॉन SC से आएगा। तो अगर पहले वाले क्वांटिटी की हम लोग नंबर ऑफ मोल्स अपॉन SC करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 0.10 अपॉन में इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था 4 था, तो अपॉन में 4 हो जाएगा। अब सिलिकॉन के लिए निकालते हैं तो 0.36 अपॉन में कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और फिर लास्ट क्वांटिटी के लिए यानी कार्बन के लिए जब निकालेंगे तो 0.90 अपॉन में 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, सबका सबके लिए आ गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग लगभग किसके बराबर आ जाएगी, ये सॉल्व करने पे आएगी 0.25 के बराबर आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.02 मोल आ जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा 0.03 आ जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि जो SiO2 वाली क्वांटिटी है ये हमारी क्या हो जाएगी, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगी, यानी सारी कैलकुलेशन SiO2 के ऊपर डिपेंड करेगी। तो बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ सिर्फ किससे लेना देना है, SiO2 से लेना देना है। तो बाकी सबसे जब लेना देना नहीं है तो बाकी सबको हटा दीजिए। तो सारी कैलकुलेशन हमारे किसके बेसिस पे होगी, SiO2 के बेसिस पे होगी। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा क्या है, LR मिल गया हमको, हमको अब क्या निकालना है इससे, इससे हमको बताना है कि फॉस्फोरस कितना हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। फॉस्फोरस हमको बताना है कितना हमारा बनेगा। तो ठीक है, फॉस्फोरस कितना बनेगा हम लोग निकाल लेंगे। तो इस नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने दिए हुए हैं SiO2 के, नंबर ऑफ मोल्स हमको दे रखे हैं SiO2 के 0.36। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं किसके, P4 के बताने हैं। अब स्टैंडर्ड वैल्यू अगर लिखें तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको लिख लेते हैं। P4 के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू 3 मोल हो जाएगा। करेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ P4 चाहिए। तो क्या कर देंगे हम लोग, अपना सिंपल मल्टीप्लीकेशन, जो वैल्यू गिवन होती है उसको दूसरे की स्टैंडर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं पहले वाले की स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ। ठीक है, तो यही करेंगे हम लोग। 0.36 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 18। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग लगभग किसके बराबर आ जाएगा, ये लगभग लगभग आ गया 0.06 के बराबर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा 0.06 ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इतने मोल हमको देखने को मिलेंगे किसके, P4 के। ठीक है, ये हमारा 82 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन। तो जो 83 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमारा क्या दिया है, परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन है। 83 वाला जो है हमारा परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है द मास ऑफ N2F4 प्रोड्यूस by the reaction of 2 gram of NH3 and 80 gram of F2 is 3.56। तो हमारा परसेंटेज यील्ड बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें LR फाइंड आउट करना होगा कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है कौन। तो अगर हम लोग बात करते हैं अमोनिया और किसके लिए, F2 के लिए, तो अमोनिया के लिए जब नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गिवन मास, ये अमोनिया का वेट दे रखा है 7, और मोलर मास अमोनिया का कितना होता है 17 होता है। ठीक है, ये 2 है, 2 अपॉन में 17, तो 2 ग्राम था वेट, 2 ग्राम था वेट, और इसका जो मोलर मास होता है वो 17 हो जाता है। और फ्लोरीन, ये तो हमारा अमोनिया का है ना, एक मिनट। अमोनिया के लिए जब लिखेंगे तो अमोनिया के लिए हमारा क्या हो जाएगा, वेट अपॉन में मोलर मास। तो वेट हमारा कितना हो जाएगा 2, और मोलर मास कितना हो जाएगा 17।
फ्लोरीन के लिए जब लिखेंगे तो फ्लोरीन के लिए हमारा हो जाएगा, इसके लिए भी नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने दिए हुए, 80 दिए हो, ठीक है ना, 80 हमारा वेट दिया हुआ है, 80 वेट दिया हुआ है, और इसका जो क्या कहते हैं F2 का जो मोलर मास हो जाएगा वो हमारा 38 के बराबर होता है, F2 का मोलर मास हमारा 38 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से हमको मोल मिल गया, दोनों के मोल्स मिल गए। अब पर स्टोइशियोमेट्री निकाल लीजिए। पर स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या होगा, मोल्स अपॉन में स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जब करेंगे अमोनिया के लिए तो 2/17 ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा कितना है, 2 है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ अमोनिया का हमारा आ जाएगा। और अगर हमारा F2 के लिए निकालेंगे तो F2 के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 80 अपॉन में 38 मल्टीप्लाई बाई हमारा क्या हो जाएगा, हमारा स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5 है, तो 5 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये लगभग लगभग 0.42 के बराबर आता है, और इसको सॉल्व करने पे 1/17 यानी 0.058 आता है। यानी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा अमोनिया हो गया। इसका मतलब सारी की सारी कैलकुलेशन हमारी किससे होगी, अमोनिया से होगी, सारी की सारी कैलकुलेशन, ठीक है ना, सारी की सारी कैलकुलेशन हमारी अमोनिया से होगी। तो आइए अब अपने आगे की कैलकुलेशन सारी देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग अमोनिया से निकाल लेंगे कितना हमारा क्या बन रहा है, F2, ठीक है ना, N2F4 हमारा कितना बन रहा है। तो जो क्वांटिटीज हमारी जिनके जिनके बीच में हमको निकालना है बस वो क्वांटिटीज हम लोग देखते हैं, बाकी सबको क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमें इन दोनों के बीच में क्या बताना है, परसेंटेज यील्ड बताना है। तो परसेंटेज यील्ड हमारी कैसे निकलेगी, ये हमारा दिया था 2 ग्राम्स, और इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है कि कितना हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा, अब यहाँ पे आ जाएगा कि इसका मोलर मास, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू 104 होता है मोलर मास, और इसके मोलर मास की बात करें तो 2 × 17 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मास ऑफ N2F4, मास ऑफ N2F4 कितना हो जाएगा ये हमारा, 2 ग्राम, 2 मल्टीप्लाई बाई 104 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 17। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा सॉल्व करने पर आएगा 6.11। तो इतना मास हमारा प्रोड्यूस होना चाहिए, इतना मास हमारा प्रोड्यूस होना चाहिए था, इतना हमारा प्रोड्यूस होना चाहिए था, ठीक है ना। पर हमारा हो कितना रहा है, हमारा हो रहा है 3.56। तो हम लोग अब परसेंटेज यील्ड निकाल लेंगे। तो परसेंटेज यील्ड हमारी कैसे आएगी, परसेंटेज यील्ड आएगी जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है यानी 3.56, और थ्योरेटिकली जो हमने निकाला यहाँ से, जो N2F4 का हमने थ्योरेटिकली निकाला यानी 6.11, उसको पुट करिए 6.11 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आएगा लगभग 58.2% के बराबर। यानी जो ऑप्शन होगा, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए या तो नन लिखना चाहिए यहाँ पे, या तो यहाँ लिखा होना चाहिए 58.2%। तो ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है ना, 58.2 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 जो है ये भी हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा प्योरिटी का क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी निकलती होगी, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है 200 kg ऑफ 95% प्योर। तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है उसका 95% ही लेकर के हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, यानी 200 का 95% मतलब 200 मल्टीप्लाई बाई 95 अपॉन में 100, तो ये कटा 95, 2 जा हमारा कितना हो गया 190 ग्राम। तो हमारा एक्चुअल रिएक्शन सिर्फ 190 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ही हो रही है, ठीक है। और हमारा बोल रहा है कि मास ऑफ ये कितना प्रोड्यूस होगा, CaO का मास हमें बताइए, यानी ग्राम में हमको क्या बताना है, मास बताना है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू अगर लिख लेंगे तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, चूंकि हमने ग्राम में लिखा है तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड वैल्यू ग्राम में ही लिखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का मास हमारा 100 ग्राम हो जाता है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड का लिखेंगे तो इसका 56 ग्राम हो जाता है स्टैंडर्ड वैल्यू। तो बस अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा 190 मल्टीप्लाई बाई 56 अपॉन में 100।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा आ जाएगा 106.4 ग्राम्स। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट जाएगा। करेक्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 में हम लोग देखने वाले हैं नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। तो हमें क्या देखना है, हमारा बोल रहा है कि नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इतना और इतना, हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाई वॉल्यूम। तो हमारा बताना है कि नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर हमारी कैसे कैलकुलेट होती थी, N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन में V1 प्लस V2, ऐसे हमारी नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट होती थी। ठीक है, तो अब वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है 2:1, तो एक को 2x मान लीजिए, एक को x मान लीजिए। अब नॉर्मेलिटी लिखते जाइए, इसको हम n1 बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, n2 बोल देते हैं। ठीक है ना, तो n बस वैल्यू पुट करनी है, तो 0.45, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं v1, इसको बोल दे रहे हैं v2, तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 0.60 x अपॉन में क्या हो जाएगा, 2x प्लस x। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 0.9 x प्लस 0.6 x अपॉन में क्या हो जाएगा, 3x। तो यहां से आप x जो है वो उड़ा दीजिए, बचेगा क्या आपके पास, बचेगा हमारे पास ये 1.5 अपॉन में 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1.5 अपॉन में 3 तो आ जाएगा 0.5 नॉर्मल। ठीक है, 0.5 नॉर्मल जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें फॉर्मूला N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 रख के सिंपल सी कैलकुलेशन कर देनी थी, हमारा आंसर जो है 95 नंबर आ जाता है। ठीक है ना, अब 86 नंबर देखेंगे। तो 86 नंबर का जो क्वेश्चन है, 86 वाले में हमारा क्या बोल रहा है, मैच करना है हमको। तो 0.5 मोल ऑफ SO2, तो 0.5 मोल अगर SO2 की बात करें तो उसके कितने मोल्स दिए हुए हैं, मोल्स हमारा दिया हुआ है कितना, 1/2 मोल। और हमें पता है 1/2 मोल दिया हुआ है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा, एक मोल गैस, कोई भी अगर एक मोल गैस होती है तो एसटीपी पे उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। अब एक मोल है कि आधा मोल है, आधा मोल है, तो उस गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 11.2 हो जाएगा, क्योंकि वो भी 22.4 का आधा हो गया ना, तो वो क्या हो गया, 11.2 लीटर एट एसटीपी। ठीक है, उसी के साथ अगर हम लोग किसी भी का नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे लिखा होता है, जो उनके बेस पे नंबर लिखा होता है उनका सम, यानी उनके सफिक्स का सम। तो कितना हो जाएगा, 1+2, ठीक है ना, इंटू नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स 0.5 है हमारे, इंटू Na। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 Na हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात कर लेते हैं हमारा मास की, तो हमें पता है एक मोल SO2 का जो मास होता है वो कितना होता है, 64 ग्राम होता है। करेक्ट, हमारे पास एक मोल है कि आधा मोल है, आधा मोल है, तो 0.5 मोल ऑफ SO2 विल प्रोड्यूस, इसका आधा हो जाएगा, जब इधर आधा किए हैं तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। तो अब ऑप्शन मैच करिए, एक मोल जो होता है वो 11.2 लीटर हमारा ऑक्यूपाई करता है, करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं तो 1.5 इंटू Na आ जाता है, और वेट की जब हम लोग बात करते हैं तो कितना आ जाता है, 32 ग्राम हमको वेट देखने को मिलता है। यानी हमारा क्या हो जाएगा, इसका ए का हमारा कौन सा है, पी हो रहा है, पी हो रहा है, ए का आर हो रहा है, आर हो रहा है, ए का एस भी हो रहा है। ठीक है, ए का एस भी हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप सभी ऑप्शन को चेक करके निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे फोकस करिए। ऑप्शन नंबर डी पे बोला है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक मोल। ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, एक मोल। तो एक मोल के लिए हमारा जो होगा वो डिफाइन हो जाएगा। तो एक मोल ऑक्सीजन जो होगा उसके बारे में पूछ रहा है, और वैसे भी एक मोल ऑक्सीजन जो होगा वो हमारा किसके बराबर, 32 ग्राम के बराबर होगा। तो ऐसे ही दिख रहा है कि आपका जो एक मोल ऑक्सीजन होगा वो 32 ग्राम के बराबर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का वेट 16 टू जा 32, तो यहाँ से भी ऑप्शन मैच कराते तो मैच कर जाता। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हमारा जो होगा इस टाइप की प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर
88 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है? 88 नंबर का क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 0.1 m H3PO3 solution has a normality equal to 0.3 completely reacted with NaOH और H3PO3 डाइबेसिक एसिड बोल रहा है। तो सीधी सी बात है, H3PO3 डाइबेसिक एसिड तो होता ही है। H3PO3 में हमारा रिप्लेसेबल H आयन की बात करें तो रिप्लेसेबल H आयन हमारा कितना होता है? 2 होता है, इसीलिए इसका एन फैक्टर हम लोग क्या लेकर के चलते थे? 2 लेकर के चलते थे। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है ना। H3PO3 2H प्लस देता है, ठीक है ना। जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो 2H प्लस देता है। तो अगर 2H प्लस देगा तो हमको पता है नॉर्मेलिटी बराबर एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी होता है। और एन फैक्टर ऑफ H3PO3 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और मोलैरिटी हमारी कितनी दी हुई है? 0.1 दी हुई है। तो हमारी जो नॉर्मेलिटी होगी वो किसके बराबर आ जाएगी? 0.2 नॉर्मल के बराबर आ जाएगी। और हमारा बोल कितना रहा है? 0.3 नॉर्मल। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट 2 जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 की अगर हम लोग बात करें तो जीरो ऑर्डर की जब हम लोग बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर के लिए जब हम लोग क्या लिखते हैं? टी 100%। तो जीरो ऑर्डर के लिए टी 100% हमारा कितना हो जाता है? ए नॉट बाई के हो जाता है। और जीरो ऑर्डर के लिए जब हम लोग टी 50 लिखते हैं तो क्या हो जाता है? ए नॉट बाई 2 के, क्योंकि हमको पता है जो जीरो ऑर्डर होता है, जीरो ऑर्डर के केस में हमारा टी 50 जो होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इस वजह से हमारा जीरो ऑर्डर के लिए टी 100% जो होता है वो कितना हो जाएगा? ए नॉट बाई के हो जाएगा, यानी पी का 2 हो जाएगा। तो पी का हमारा 2 देखने को मिल रहा है 3 जगह, पी का 2 हमको 3 जगह देखने को मिल। फिर हमारा क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, किसकी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है वो क्या होता है? ए बराबर ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। ये फर्स्ट ऑर्डर का हमारा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन होता है। यानी Q का हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो Q का हमारा 4 हो गया, तो हमको आंसर यहीं से मिल रहा है। आगे देख लेते हैं हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो होती है, वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारा क्या होता है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारा जो टी हाफ होता है वो हमारा कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि हमको पता है सेकंड ऑर्डर की जब हम लोग बात करते हैं तो सेकंड ऑर्डर में हमारा क्या होता है? टी हाफ जो होता है वो कितना होता है? 1/k A0। तो यहां से हमको देखने को मिल रहा है जो टी हाफ है वो हमारा ए नॉट के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है? तो टी हाफ हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट चला जाएगा। तो यहां से भी मैच हो रहा है हमारा, ठीक है। और जो सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है उसमें मिनिमम तो 2 रिएक्टेंट होने चाहिए, इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 2 रिएक्टेंट, तभी तो एक एक्सेस में हो जाएगा और एक जो होगा वो हमारा 1 हमारा ऑर्डर दे रहा होगा, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर दे रहा होगा। तो सूडो यूनिमोलिकुलर में क्या हो जाता है? मिनिमम हमको 2 चाहिए होते हैं रिएक्टेंट जो होते हैं वो हमको 2 चाहिए होते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सेकंड वाला करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 90 वाले क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है? 90 वाले क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीटेड इन 100 मिनट, हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक फॉर इट 87.5% कंप्लीशन। तो हमको पता है हमारी चेन कैसे होती है। हमको पता था कि अगर हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, आफ्टर हाफ टाइम यानी आफ्टर T1/2 ये कितना हो जाएगा? ए नॉट बाई 2 हो जाता है। फिर अनदर हाफ टाइम हमारा कितना हो जाता है? ए नॉट बाई 4 हो जाता है। और अनदर हाफ टाइम के बाद ए नॉट बाई हमारा कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। तो ये भी हमारा टी हाफ टाइम लगा, ये भी हमारा टी हाफ टाइम लगा। तो 2 टी हाफ का जो टाइम होता है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? T75% बोलते हैं। और 3 टी हाफ के जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? T87.5%। ये 3 टी हाफ का टाइम हम लोग बोलते थे, ठीक है ना। तो हमको दिख रहा है यहां से कि 2 टी हाफ के टाइम को हम लोग T75 बोलते हैं, करेक्ट। तो 2 टी हाफ के टाइम को अगर T75 बोलते हैं तो टी हाफ हमको दे रखा है कितना? 100, क्योंकि T75 हमको बोल रखा था, ठीक है। टी हाफ यहां से निकालेंगे ना। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रखा था? क्वेश्चन में हमारा बोल रहा था फॉर कंप्लीशन ऑफ 75% हमको 100 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो 75 कंप्लीट होने का टाइम हमको 100 मिनट दे रखा है और हमें क्या निकालना है? टी हाफ निकालना है। तो टी हाफ हमारा कितना आ जाएगा? 100/2, यानी हमारा किसके बराबर आ जाएगा? 50 आ गया। तो टी हाफ हमको पता चल गया। टी हाफ हमारा कितना है? 50। और हमको किसकी वैल्यू पूछा है? T 87.5, यानी 3 टी हाफ की वैल्यू पूछा है,
देखिए 1 टी हाफ, 2 टी हाफ, 3 टी हाफ। तो 3 टी हाफ की वैल्यू हमको पूछा हुआ है कि कितना होगा, यानी टी 87.5 हमको पूछा है। तो 3 टी हाफ की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी, 50। तो हमको यहाँ से मिल जाएगा टी 87.5, ये कितना हो जाएगा हमारा 150 मिनट हो जाएगा ना, क्योंकि मिनट में ही लेकर के चल रहे हैं यहाँ से। तो मिनट हमारा में ही आंसर आएगा 87.5। तो हमारा 150 आना चाहिए, 150, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 में हमारा क्या बोल रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज हाफ लाइफ इज इतना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग हाफ लाइफ कैसे लिखते हैं, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो हमारा क्या बोल रहा है, रेट कांस्टेंट पूछा है, यानी के हमारा पूछा है, तो के हमारा क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन में टी हाफ हो जाएगा। ठीक है, T1/2। ठीक है, तो 0.693 डिवाइडेड बाई 480। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग 1.44 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स, क्योंकि हमने टाइम किस में रखा है, सेकंड में रखा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो भी किस में आएगा, सेकंड में ही आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर नंबर ए जो होगा वो करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में हमारा क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 92 में हमारा बोल रहा है कि 99% of first order reaction is completed in 32 minutes when 99% of reaction will be completed। ठीक है, तो 99.9% कब कंप्लीट होगी, 99 कंप्लीट होने में जब 32 टाइम लग रहा है, 32 मिनट। तो हमको पता है कि जब हम लोग के की वैल्यू लिखते थे तो क्या लिखते थे, 2.303 अपॉन में टी और ए अपॉन में ए माइनस एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता था। ठीक है, अब k की वैल्यू अगर हम लोग लिख रहे हैं 99 के लिए, तो 99 के लिए हमारा 2.3 और इसका टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा शुरुआत में 100% रहा होगा, बाद में हमारा 100 में से 99 घट गया होगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 2.3 अपॉन में 32 और लॉग, ये देखिए लॉग, ये 100 में से 99 माइनस किया, बचा 1, यानी लॉग 100। लॉग 100 को मैं लॉग 10⁻² भी लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि हमको पता है जो लॉग में पावर होती है वो क्या होती है, सामने आ जाती है। और लॉग 10, 10 हमारा वैल्यू कितनी होती है, ये 1 के बराबर होती है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 बचेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितने किसके बराबर आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इतनी वैल्यू पे ही छोड़ देते हैं अभी। ठीक है ना, दूसरी वैल्यू जब हम लोग 99.9 के लिए लिखेंगे, तो जब 99.9 के लिए लिखेंगे तो 2.303 अपॉन टी इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 माइनस 99.9। तो जब इसको लिखेंगे तो ये हमारा वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो दो के लिए निकालना होता है, तो दो के लिए हमारा हमेशा याद रखिएगा जो के की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, यानी जो के है दोनों के लिए सेम ही है। तो दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दीजिए, तो एक वैल्यू आपकी कितनी आई थी 2.3 इंटू 2/32, और ये वाली वैल्यू देखिए तो ये आपकी किसके बराबर हो जाएगी 2.3 अपॉन में टी। और ये देखिए अगर यहाँ से मैं 100 में से इतना माइनस करता हूं तो बचेगा 0.1। 0.1 के लिए पॉइंट हटाऊंगा और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दूंगा, यहाँ पे लॉग होगा ना, तो लॉग यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से लिखता हूँ, यहाँ पे हमारा लॉग होगा, लॉग 100 अपॉन में 100 माइनस 99.9। ठीक है, तो मुझे यहाँ से दिख रहा था कि ये मेरा क्या हो जाएगा, ये 100 है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.1 आएगा, ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 1000 हो जाएगा, तो log 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ, ये 3 सामने आ जाएगा यहाँ पे। और log 10 10 किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा 2.3 कैंसिल ही हो जा रहा है, यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 16 ये बचा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारा किसका हो गया 48 मिनट के बराबर हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 हम लोग देखेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 93 में हमारा क्या बोल रहा है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस रिएक्शन। तो जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ए गोज टू 3b, यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि हमारा टी टाइम पे हमारा प्रेशर जो हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, पी टी हो जा रहा है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो प्रेशर वॉज पी इनफाइनाइट, तो हमें पी इनफाइनाइट के साथ क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारी रिएक्शन क्या है, ए गोज टू 3p। तो मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे हमारा इसका जो प्रेशर रहा होगा वो पी नॉट रहा होगा, और प्रोडक्ट का हमारा प्रेशर जो रहा होगा वो 0 रहा होगा। टी टाइम पे हमारा प्रेशर दे रखा है, तो टी टाइम पे हमारा कितना प्रेशर हुआ होगा, पी नॉट माइनस पी आर बोल दूं मैं, और ये कितना हो गया होगा, 3 pr हो गया होगा, करेक्ट। अगर p, अगर टाइम इक्वल टू इनफाइनाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा टाइम जो होगा वो इनफाइनाइट हो गया है, तब हमारा कंसंट्रेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। और तब ये जो होगा प्रोडक्ट वो हमारा फाइनल पूरा प्रोडक्ट बन गया होगा। यानी ये जो 3 pr हमारा बन रहा है, ये कब बन रहा है, जब हमारा इनफाइनाइट टाइम पे, तो हमारा प्रेशर एट इनफाइनाइट कितना हो जा रहा है, 3 pr के बराबर हो जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें कि हमारा pr किसके बराबर होगा, तो हो जाएगा p इनफाइनाइट बाई 3, करेक्ट। तो हमें क्या मिल गया, हमारा इनफाइनाइट पे हमारा प्रेशर हमको मिल गया, ठीक है। अब हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन में t लॉग n माइनस 1 पी नॉट अपॉन में n पी नॉट माइनस पी टी, ठीक है। ये हमारा होता है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां पी नॉट दे रखा है तो वहां वहां इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह ये वाली जो कंसंट्रेशन हमने निकाली इसको पुट कर देते हैं, ताकि हमारा इनफाइनाइट के टर्म्स में हमारा आंसर मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2.303, तो मैं इसको 2.303 अपॉन में टी लिख करके, यहाँ n का वैल्यू हमें कहां से पता चलेगा, नंबर ऑफ मोल से पता चलेगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू डिसाइड होगा कि इसके साथ क्या नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, करेक्ट। क्योंकि हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं प्रोडक्ट के, उसके ऊपर डिपेंड करता है n का वैल्यू, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे हमारा क्या, तो यहाँ पे हम अगर पुट करते हैं कितना, 3 - 1 हो जाएगा। और पी नॉट की जगह, तो पी नॉट को मैं यहाँ पे पी आर से रिप्रेजेंट अगर मैं कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरा कंसंट्रेशन जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कितना, वो लिखा जाएगा पी इनफाइनाइट इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हो जाएगा, अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, 3, एन की वैल्यू हमने 3 लिख रही है, ये पी इनफाइनाइट बाई 3 हो जाएगा, माइनस का पी टोटल हो जाएगा, करेक्ट। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये यहां से हमने सॉल्व किया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब हम लोग थर्ड पार्ट में देखते हैं हमने क्या करना है, ठीक है। तो बस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, के का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 2.3, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 2.303 अपॉन में टी, ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग, ठीक है ना। 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पी इनफाइनाइट बाई 3 हो जाएगा, करेक्ट। और ये कितना हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, पी इनफाइनाइट माइनस का पी टी हो जाएगा, करेक्ट। अब ये 3 जो है, ये वाला जो 3 है ये डिनोमिनेटर में चला आया गया है, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हमको क्या देखने को मिलेगा, 2.3/3 लॉग ऑफ 2p इनफाइनाइट अपॉन में 3 आ जाएगा, 3p इनफाइनाइट माइनस का p टोटल। यानी जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/t, k इक्वल टू 1/t। और ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट ऊपर 2 होना चाहिए, नीचे 3 होना चाहिए, यानी डी वाला एक्सप्रेशन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऊपर 2 नीचे 3, और p इनफाइनाइट और ये pt हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 94। तो 94 में हमारा क्या बोला है, 94 में हमारा बोल रखा है कि रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट 500 केल्विन एक्सप्रेस्ड एज k इक्वल टू a e टू द पावर -1000। एक्टिवेशन एनर्जी हमारा पूछा हुआ है कि रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी हमारा कितना होगा, ठीक है ना। तो रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी हमको बताना है। तो हमारा एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन जो है हमारा वो दिया हुआ है
k इक्वल टू ए ई टू द पावर -1000। तो हमें पता है ई टू दी पावर क्या हो जाए, ई टू दी पावर होता है हमारा ए बाई आर टी। यहाँ पे ये टर्म लिखा रहता है। अगर दोनों को इक्वेट किया जाए यानी इसको इसके साथ कंपेयर किया जाए यानी -1000 जो होगा वो ई ए बाई आर टी के बराबर हो जाएगा। करेक्ट है हमारा। तो ई ए बाई आर टी जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो 1000 के बराबर हो जाएगी। करेक्ट। अब ये की वैल्यू हमको बतानी है एक्टिवेशन एनर्जी। आर की वैल्यू कैलोरीज में 2 होती है। आर की वैल्यू कैलोरी में कितना लेते हैं हम लोग, 2 लेते हैं। टेम्परेचर हमारा 500 केल्विन दे ही रखा है तो टेम्परेचर हमारा 500 हो जाएगा और 1000 हमको दे ही रखा है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे यहां से तो ये का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, ये का वैल्यू आ जाएगा ये 5 टू 10 यानी हमारा लगभग लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 10 रेज टू पावर 6 के बराबर हो जाएगा। 10 रेज टू पावर 6 कैलोरी में हो जाएगा। ठीक है ना। हमारा आंसर किलो कैलोरी में दिया हुआ है। 100 कैलोरी आ नहीं रहा है तो ये आंसर होगा नहीं। और 10 रेज टू पावर 6 कैलोरी है ना कि किलो कैलोरी। अगर हमको आंसर किस में चाहिए, किलो कैलोरी में चाहिए, तो इसी को हम लोग 10 रेज टू पावर 3 यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, किलो कैलोरी में। तो किलो कैलोरी में हमारा आंसर आएगा 10 रेज टू पावर 3 की किलो कैलोरी। 10 रेज टू पावर 3 का मतलब 1000 किलो कैलोरी यानी आंसर जो होगा हमारा बी ऑप्शन जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में हमारा बोल रहा है विच ग्राफ शोज जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। हमारा कौन सा जीरो एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है। हमारा जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी अगर देखेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसके बाद हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी है। जब हम इसको क्या करेंगे, एनर्जी देंगे तब जाकर के ये कहीं चेंज होगा। इसका मतलब क्या है, इसको हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। हमारा बोल रहा है कि जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, उसको बिल्कुल भी एक्टिवेशन एनर्जी ना देनी पड़े। ये तो कोई ग्राफ ही नहीं होता है हमारा और ना ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनता है। हमको पता है या तो ये ग्राफ पॉसिबल था या तो ये ग्राफ पॉसिबल था। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है यानी हमको यहाँ पे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ जाती। यहाँ पे देखिए यहाँ ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है यानी रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी काफी ज्यादा एनर्जी है तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत कम पड़ेगी। इसीलिए इसमें क्या होगा, ये डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा जाएगा, 95 का सी आंसर हमारा चला जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, हमको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन हमारी कितनी हो सकती है। देखिए मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं पॉसिबल है तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया मॉलिक्यूलरिटी के लिए। तो हमारा मॉलिक्यूलरिटी 1 भी पॉसिबल है और मॉलिक्यूलरिटी 2 भी पॉसिबल है यानी ए का क्या हो जाएगा, क्यू। और इसी ऑप्शन में दिया हुआ है इसलिए ये ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब इसके साथ मैच कर लिया। अगर बी के साथ भी आपको चेक करना है तो बी के साथ यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ऑर्डर तो हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ऑर्डर हमारा 1 2 भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है और हमारा क्या कहते हैं, ऑर्डर जो है पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं डिसोसिएशन ऑफ H2O2, तो जो डिसोसिएशन ऑफ H2O2 होता है वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो डिसोसिएशन ऑफ H2O2 हमारा फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है इसीलिए हमारा ये जो हो जाएगा ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये भी हमारा करेक्ट है। और फाइनली जो हमारा ये हो जाएगा HCl का फॉर्मेशन, ये हमारा जीरो ऑर्डर के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, लाइट की प्रेजेंस में। तो इसीलिए हमारा ये जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो एकदम ही करेक्ट जाएगा। करेक्ट। 97 वाला देखते हैं। तो 97 वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा डेटा इनकम्प्लीट है इसलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग क्योंकि इसमें डेटा पूरा कंप्लीट नहीं है इसलिए बोनस जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। तो 98 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, 98 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, 98 वाले क्वेश्चन में हमारे ये बोल रहा है प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द रिक्वायर्ड ओरिएंटेशन एंड एनर्जी कंडीशन आर मेट। तो प्रोडक्ट तभी बनता है जब हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है और एनर्जी, मिनिमम जितना एनर्जी चाहिए होता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए वो हमारा मिलता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि तब हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए और प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए तब हमारा जो होगा रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जब प्रॉपर ओरिएंटेशन और उसको प्रॉपर एनर्जी मिलेगी तब। उसके बाद बोल रहा है हमारा ऑल कोलिजन्स बिटवीन
रिएक्टेंट यील्ड्स द डिजायर्ड मॉलिक्यूल। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल ही गलत बात है कि सारे कोलिजन से हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन से हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यानी स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही, ठीक है। अब देखते हैं 99 वाला क्वेश्चन। 99 वाला जो क्वेश्चन है, 99 वाला क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, 99 वाले क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज जीरो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन की क्या है, जीरो है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो जीरो है, टेम्परेचर विल हैव नो इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट। तो टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा किसके ऊपर, रेट कांस्टेंट के ऊपर। तो सही बात है कि जब हमारा क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन अगर जीरो हो जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारा क्या कहते हैं, उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही नहीं, तो टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही नहीं। हम टेम्परेचर दे करके क्या करते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाते हैं ताकि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाए, उसका जो गैप है प्रोडक्ट बनने के दौरान वो हमारा कम हो जाए, इसी वजह से हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते थे। अब उसके पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी है कि वो प्रोडक्ट में बदल सकता है, तो उसको टेम्परेचर का क्या ही जरूरत है, इसीलिए कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल ही सही है कि उसके ऊपर हमारा टेम्परेचर का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। रेट कांस्टेंट के ऊपर हमारा कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर दूसरी बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की, तो बोल रहा है लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। हमको पता है कि जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, उतने जल्दी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमको पता है हमारा ग्राफ ऐसे होता है ना, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी होता था, तो एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगी उतनी जल्दी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ठीक है ना। तो जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, जितना कम गैप होगा, उतनी जल्दी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। लेकिन ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वो बी जाएगा। दोनों बातें सही है लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं, ठीक है। फाइनली हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 में हमारा क्या बोल रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन ऑन टंगस्टन एट लो प्रेशर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमको याद रखना है कि जो लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर पर जो हमारा फॉस्फीन का डिकम्पोजिशन होता है ऑन टंगस्टन, टंगस्टन क्या है, मेटल है, तो मेटल की सरफेस पे हमारी क्या होती है, गैस जो होती है वो एक्यूमुलेट होती है, गैस जो होती है एक्यूमुलेट होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो मेटल का सरफेस होता है उसके क्या होती है, गैस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितना सरफेस ये गैस कवर करेगी, जो सरफेस हमारा गैस कवर कर रही है, तो रेट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस जो कवर कर रहे हैं उसके। यहाँ टंगस्टन की सरफेस है और कौन सी गैस हमारी एड्सॉर्ब हो रही है, फॉस्फीन गैस एड्सॉर्ब हो रही है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हमारा क्या कहते हैं, सरफेस जो कवर हो रहा है उसके। तो ये हमारा एनसीईआरटी का डेटा एज इट इज, इसको याद करके ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये हमारा पीवाईक्यू भी है नीट का, ये पीवाईक्यू भी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा क्या कहते हैं 100 क्वेश्चन का डिस्कशन है केमिस्ट्री का, ठीक है। थैंक यू।